मेरा नाम मुनीबुर रहमान और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी का ये मेरा थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स पढ़ाया था। आज मैं ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स की दूसरी क्लास हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या जिनको सी सी के बी टू कोलिसिस्टोकाइनिन बी टू रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, ये पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर्स में मैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को इंक्लूड करूं। तो सबसे पहले मैं उन सबको पढ़ाने से पहले मैं आपको फिजियोलॉजी बताऊं, HCl की सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होती है। तो फार्माकोलॉजी की बुक में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर बस एक डायग्राम बनी हुई है जिसके थ्रू समझाया हुआ है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन वो समझने के लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ, रिव्यू भी करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन, क्योंकि अल्सर दो तरीके से हो सकता है, या तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्वेजन से, या दूसरा होगा कि HCl ज़्यादा सिक्रीट होगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट से ट्रीट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन HCl की सिक्रीशन किस तरह हो रही है, उसको किस तरह रोका जाएगा, तो सबसे पहले उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई यहाँ पर। इस डायग्राम को मैं आपको पहले समझाता हूँ। उस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया हुआ है, जो फिजियोलॉजी फर्स्ट प्रूफ का लेक्चर है, यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन या रेगुलेशन ऑफ HCl सिक्रीशन भी कह सकते हैं। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय तीन से चार चीज़ों से मेनली स्टिमुलेट होती है गैस्ट्रिक एसिड की स्टिमुलेशन सिक्रीशन। एसिटाइलकोलिन, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी कहेंगे। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक का जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, जब वो एक्साइट होगा तो वो किसकी तरफ लेकर जाएगा? डाइजेशन की तरफ, मतलब कि HCl की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। और यहाँ पर मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, M3 रिसेप्टर यहाँ मैंने शो किया हुआ है, ग्रीन रिसेप्टर्स है ये, M3 रिसेप्टर उससे शो किया हुआ है। हिस्टामीन, हिस्टामीन का जो रिसेप्टर है उसको H2 रिसेप्टर भी कहते हैं फार्माकोलॉजी में, लेकिन फिजियोलॉजी में इसको कोलिसिस्टोकाइनिन B2 रिसेप्टर कहते हैं। CCK B2 रिसेप्टर, यहाँ मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं। सॉरी, H2 रिसेप्टर हिस्टामीन का होता है, ये बात याद रखेगा, यहाँ पर मुझसे गलती होगी। गैस्ट्रिन जो है कोलिसिस्टोकाइन, गैस्ट्रिन का जो रिसेप्टर है उसको हम कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन B2 रिसेप्टर। हिस्टामीन का रिसेप्टर H2 रिसेप्टर है और वो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन से बना हुआ है। और जो लास्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन का भी यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसको E2 रिसेप्टर कहते हैं। तो ये रिसेप्टर जो है ये GI प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जी प्रोटीन का क्या रोल है, GI का क्या रोल है, GS का क्या रोल है। वो अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप रिसेप्टर फार्माकोलॉजी का मेरा लेक्चर देख लें। तो इन नॉर्मल फिजियोलॉजी एसिटाइलकोलिन का जब यहाँ पर एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर पे जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन, पोटाशियम, ATPs, प्रोटॉन पंप को ट्रांसपोर्टर जो है वो एक्टिव हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी और साइमल्टेनियसली पोटाशियम सेल के अंदर, जिससे हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर HCl बना लेंगे। ये था पैरासिम्पैथेटिक का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इसी तरह गैस्ट्रिन सेल और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वेगस नर्व से स्टिमुलेट होती है, क्योंकि आपको पता है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो उसकी जो नर्व इन्वेजन है वो वेगस नर्व भी करती है इनोवेजन। गैस्ट्रिन वेगस से स्टिमुलेट होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन B2 रिसेप्टर पे गैस्ट्रिन आकर एक्ट करेगा। गैस्ट्रिन ने एक्ट किया तो यहाँ पर नॉर्मल फिजियोलॉजी के तहत कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, प्रोटीन काइनेस होगा, फिर से यहाँ पर क्लोराइड बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा और HCl की सिक्रीशन हो जाएगी, ठीक है। ये ATP डिपेंडेंट पंप होता है, इसके लिए प्रोटीन काइनेस का होना ज़रूरी होता है। फिर आगे हिस्टामीन जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन का मैकेनिज्म है। सेकेंडरी मैसेंजर ATP एडिनाइल साइक्लेस, जो एडिनाइल साइक्लेस है वो ATP को साइक्लिक APA पे कन्वर्ट करेगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस काइनेस होगी और फिर से हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब कि तीनों जो है स्टिमुलेट कर रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पर काम अलग है, ये क्या करेगा? GI है, इनहिबिट करेगा साइक्लिक AMP को, नहीं बनने देगा, मतलब कि ATP को कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिससे क्या होगा? नेगेटिव प्रोटीन काइनेस नहीं होगी और HCl सिक्रीट नहीं होगा। और ये क्या करेगा? म्यूकस सिक्रीट करेगा, म्यूकोस लाइनिंग बनाएगा, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग। तो एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामीन की स्टिमुलेशन से HCl ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। अगर हम इन तीनों को इनहिबिट कर दें तो HCl की सिक्रीशन को सिग्निफिकेंटली रोक सकते हैं। जब HCl की सिक्रीशन रुक जाएगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा? अल्टीमेटली हमें अल्सर ट्रीट होने को मिलेगा, ठीक है। वो अल्सर जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से नहीं हुआ होगा, वो HCl की सिक्रीशन से बना होगा, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये इनहिबिटर होते हैं, इसको इनहिबिट करके, इसको डायरेक्टली इनहिबिट करेंगे तो हम उसको कहेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगर इसको इनडायरेक्टली इनहिबिट करेंगे, एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करके, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करके और हिस्टामीन को ब्लॉक करके, बेसिकली इनहिबिट नहीं ब्लॉक करके, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी थोड़ा थोड़ा इनहिबिट हो रहा होगा, लेकिन डायरेक्टली इनहिबिट नहीं हो रहा होगा। तो डिक्रीज HCl सिक्रीशन बाय H2 हिस्टामीन एंटागोनिस्ट, ठीक है, पहली बात H2 हिस्टामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। M3 एंटागोनिस्ट, M3 को ब्लॉक कर दिया जाए, या बाय डिक्रीजिंग गैस्ट्रिन को डिक्रीज कर दिया जाए, या लास्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे वो PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को देकर।
तो ये था मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन, ये बेस थी। अब हम पढ़ेंगे H2 हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। तो फर्स्ट क्लास है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। तो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से क्या होगा, HCl की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन बाकी जो गैस्ट्रिन है और बाकी दूसरा जो मैंने आपको बताया था रिसेप्टर M3 रिसेप्टर, वो तो काम कर रहा होगा, तो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन एक हद तक होगा, 60 to 70%। इस वजह से कहते हैं डिक्रीज हो जाएगा HCl की सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग H2 एंटागोनिस्ट, बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर्स। एंटागोनिस्ट तो वो एजेंट्स होते हैं जो ब्लॉक करेंगे। बाय कंपिटेटिवली ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन, कंपिटेट करता है वो साइट के लिए, एक्टिव साइट के लिए H2 रिसेप्टर, वी कैन रिड्यूस द HCl सिक्रीशन। उन ड्रग्स में इंक्लूड है सिमिटिडीन, फेमिटिडीन, निज़ेटिडीन एंड रेनिटिडीन। टिडीन ये इसका सिफिक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। जो मैंने ब्लू वो ग्रीन मार्क किया हुआ है, ये इंट्रावेनसली भी दी जाती है, निज़ेटिडीन इंट्रावेनसली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक्शंस की बात करें तो दीज एगोनिस्ट, यहाँ पर मैंने एगोनिस्ट की जगह एंटागोनिस्ट लिखना था, सॉरी मेरे से गलती हो गई। एंटागोनिस्ट एक्ट सिलेक्टिवली, ये मेन बात है, ये आपने याद रखनी है। एक्शंस जो है इसका बहुत सिलेक्टिव है। इन ड्रग्स का जो एक्शन है वो सिलेक्टिव है। ये जितनी भी ड्रग्स हैं सिलेक्टिवली एक्ट करती है, मतलब कि नॉन सिलेक्टिव नहीं है। ये जाकर H2 रिसेप्टर्स पे ही बाइंड करेंगी, H1 रिसेप्टर्स पे नहीं। H1 रिसेप्टर्स भी होते हैं हिस्टामिन के, लेकिन H2 पे रिसेप्टर जो स्टमक लाइनिंग पे प्रेजेंट है, पेप्राइटल सेल्स पे प्रेजेंट है बेसिकली, विदाउट इफेक्ट्स ऑन H1 रिसेप्टर, कम्पिटिटिव एंड आर रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। ये रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट हेल्पफुल होते हैं, थोड़ी देर का इनका इफेक्ट होता है, बाद में रिवर्सिबल हो जाते हैं। मतलब कि जब तक अल्सर ट्रीट नहीं होता, ये एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं, उसके बाद ये खुद ब खुद अल्सर की ट्रीटमेंट के बाद खुद ब खुद उस साइट को छोड़ देते हैं, फिर उधर नॉर्मली एक्ट कर लेता है हिस्टामिन। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, पेप्टिक अल्सर्स के लिए ऑल 4 एजेंट्स इक्वली रिड्यूस द पेप्टिक अल्सर। ये चारों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर की ट्रीटमेंट में, ठीक है। और पहला पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं, जिस तरह गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर भी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका भी अल्सर जो होता है वो इससे ट्रीट हो सकता है। हाउएवर रीअक्रेंस ऑफ अल्सर इज कॉमन, ये मेन बात है, अंडरलाइन कर लें कि अल्सर दोबारा भी हो सकता है इन एजेंट्स को यूज़ करने के बाद भी। क्यों? अगर H पाइलोरी प्रेजेंट हो, H पाइलोरी प्रेजेंट होगा तो ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देने के बाद भी चांसेस हैं कि वो दोबारा से आकर कर जाए अल्सर H पाइलोरी, क्योंकि प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक तो दी नहीं। पीपल विद NSAIDs इंड्यूस्ड अल्सर शुड बी ट्रीटेड विद प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। ये जो पेशेंट्स जिनका अल्सर NSAIDs लेने से होता है, एस्पिरिन, ठीक है, और जितनी भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इरोड कर देती हैं स्टमक लाइनिंग को, उससे फिर ब्लीडिंग भी होती है। उस अल्सर को ट्रीट करने के लिए सिग्निफिकेंटली PPIs यूज़ होती हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। अच्छा, ये जो मैंने ड्रग्स बताई थी, फेमिटिडीन, निज़ेटिडीन, रेमेटिडीन, ये ड्रग्स जो हैं, सिमिटिडीन, ये GERD को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल है। GERD आपको पता है, गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसके अलावा जो है, ये मैं यहाँ पर C पे लिख देता हूँ, यहाँ पर हार्ट बर्न जैसी, अभी अल्सर के अलावा क्या क्या ट्रीट कर सकते हैं, थेरापेटिक यूज इसका क्या है, हार्ट बर्न को। अल्सर तो मेन हमारा गोल है ना, लेकिन इसके अलावा हार्ट बर्न कैसे ट्रीट होगा, बाय डिक्रीजिंग HCl डिक्रीज होता रहेगा, हार्ट बर्न हमारा कम होता रहेगा। हार्ट बर्न बेसिकली क्या होता है, जो एसोफेगस तक हमें एसिडिटी महसूस होती है, तो उसको हम हार्ट बर्न कहते हैं, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स देखें, फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पता है कि हमारी बॉडी क्या करती है उस ड्रग के साथ। जब ऑरल हम एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं इस ड्रग की, तो H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू स्टमक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और कहते हैं, बुक की लाइन है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी ये आ जाता है, ये जो ड्रग्स हैं ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी आ जाती हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो जाती हैं, तो इनका जो है प्रेगनेंसी पे और इनका जो है फीमेल एड्रोजेनिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसका एडवर्स इफेक्ट भी है, आगे जाकर पढ़ेंगे। द बॉडी एक्सक्रीटेड मेनली इन द यूरिन में ये इनको यूरिन के जरिए एक्सक्रीट किए जाते हैं बॉडी से। दीज ड्रग्स कैन बी गिवन इंट्रावेनसली, मैंने बता दिया था कौन कौन सी इंट्रावेनसली दी जाती है, पीछे मैंने आपको बता दिया। इनकी जो हाफ लाइफ होती है एवरेज 1 to 3 आवर्स इनकी हाफ लाइफ होती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सिमिटिडीन जो है वो एंडोक्राइन इफेक्ट शो करती है। एंडोक्राइन इफेक्ट में इसका जो है गाइनोकमेस्टिया जो ये टर्म है ये मेल्स में है, ठीक है, और गैलेक्टोरिया ये फीमेल्स के लिए। अगर जो लॉन्ग यूज़ ऑफ सिमिटिडीन या ज़्यादा इनटेक कर ली सिमिटिडीन की, तो मेल्स के अंदर चांसेस हैं कि उनकी जो है ब्रेस्ट वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाए, इसको गिनेकोमेस्टिया कहते हैं, ठीक है, इन मेल्स के अंदर। और या तो जो एबनॉर्मल ब्रेस्ट हो जाएंगे, साइज़ अजीब सा हो जाएगा, ठीक है, मेल्स के अंदर। जो गैलेक्टोरिया है ये फीमेल्स के अंदर होता है, ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इनकंटिन्यूसली
सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद तो होना ही होना है, लेकिन ये प्रेगनेंसी से पहले भी मिल्क की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो कॉजेज़, ये वो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जो सिमिटीडीन को बहुत ज़्यादा इनटेक करने से होते हैं। तो रेयर केसेस है। इट कैन डिक्रीज़, अब ये वो केसेस हैं जो रेयर नहीं है। इट कैन डिक्रीज़ रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ एसिडिक ड्रग्स। ये सिमिटीडीन लेने से एसिडिक ड्रग की रीअब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है, क्योंकि सिमिटीडीन क्या करती है, जो प्रोटॉन पंप को इनडायरेक्टली इनहिबिट करती है और HCl की सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देती है, जिससे क्या होगा, मीडिया जो है वो बेसिक हो जाएगा, बेसिक मीडिया, और विटामिन की भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन B12 की, और वो वाली ड्रग जो जो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। कोलोबिड्रोग्रिल भी एसिडिक मीडियम पे एब्जॉर्ब होता है। इट कैन इनहिबिट CYP4550, जिससे बहुत सी ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होती अगर ये चीज़ इनहिबिट हो जाए, ये एंजाइम। तो आई होप यहाँ तक ये आपको टॉपिक समझ में आ गई हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ ये भी मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन वो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है। तो थर्ड लेक्चर में हम अब वो पढ़ेंगे। ये लेक्चर यहीं तक एंड होता है। जज़ाकल्लाह।